साक्षी, साक्षी अगर वापस आएगी तो बता देना यार। साक्षी आएगी तो वापस बता देना, साक्षी। आ गई, चलो। देखो यार, मैं इसीलिए पेपर के क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। अब देखो वो क्वेश्चन नंबर 14 पूछने हैं ना आप। चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस कर लेते हैं, चलो। चलो क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस कर लो। आप लोग भी क्वेश्चन पेपर होगा ही आपके पास, क्वेश्चन पेपर निकाल लो और मुझे बताओ क्या पंगा है। जस्ट गिव मी टाइम। ये हो गया 10th। क्वेश्चन नंबर 14 और 29 एक तरफ से देख लेते हैं। मिड टर्म एग्जाम जो आपका हुआ था उसके डाउट्स क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है। अगर साइन ए माइनस कॉस ए 0 है तो इसका मतलब साइन ए और कॉस ए बराबर है। साइन और कॉस कब बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर। वैल्यू याद होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब यहां ए की वैल्यू 45 रखेंगे, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी पावर 4 कर लीजिए। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी पावर 4 कर लीजिए। यह आएगा आपका 1/4 और यह आएगा 1/4। 1/4 और 1/4 ऐड करेंगे 1/2 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगला बताओ। क्वेश्चन नंबर बताइए अभिषेक। अभिषेक सिंह, अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ही सुन लो। क्वेश्चन नंबर नहीं मालूम है मुझे भी, अभिषेक को भी शायद नहीं मालूम है। एक क्वेश्चन ये आया था, एक क्वेश्चन ये आया था, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 + 1 + 1 ये 3 आ जाएगा। बहुत फालतू सवाल था ये। सत्यम वो फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 40। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। यार इस टाइप के क्वेश्चन मैं कितनी बार बताऊं। इसको फैक्टराइज करेंगे, अब इन दोनों को ऐसे सब्ट्रैक्ट कीजिए कि यहां 5x आ जाए, 5 आ जाए 5। उन दोनों को ऐसे सब्ट्रैक्ट कीजिए कि यहां 5 आ जाए।
है ना। इसका अब इसके आगे का काम आपका है। सत्यम, सत्यम, अरे डाउट्स ही तो ले रहा हूँ तृप्ति, डाउट्स ही तो ले रहा हूँ। मेरे 50 में मेरे रूट्स अराइज और रहे थे जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो भी बताइए। 50, 40 और 50। 40 क्या है? 40 तो बता रहा हूँ, चलो 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 है एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी 3 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोस पी और क्यू हैं। हम लोगों को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फाइंड करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। इसके रूट्स जो है वो पी और क्यू हैं, तो हमको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फाइंड करना था, है ना। तो बड़ा सिंपल है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैसे निकलेगा सर? हम तो ए प्लस बी जानते हैं और ए इंटू बी जानते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को ऐसे लिख लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, 2ab इस 2ab से कैंसिल हो जाएगा। पी प्लस क्यू मतलब सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स हो गया -8/3। पी इंटू क्यू मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो गया 4/3। इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था ये। और चैप्टर 4 को, अरे यार बता दो ना, ये मिड टर्म एग्जामिनेशन वाले डाउट्स क्लियर होने के बाद चैप्टर 4 के भी डाउट्स पूछ लेना। अब आज तो नया, या खाली या अभी मत पूछो चैप्टर 4 के डाउट, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। और क्वेश्चन पेपर में और कोई डाउट? क्वेश्चन पेपर में और कोई डाउट? विजय राय 29। देखो जेन्युइन डाउट होगा तभी पूछना, है ना, टाइम वेस्ट होगा ना ऐसे। जेन्युइनली डाउट होगा तभी पूछना। विजय इसमें क्या दिक्कत है? डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो रियल एंड इक्वल डिस्क्रिमिनेंट। क्या प्रॉब्लम है विजय 29 में? आपको क्या प्रॉब्लम है एटलीस्ट? विजय अपना माइक ऑन कीजिए। आंसर रॉन्ग है विजय। ए बी सी की वैल्यू सही से पुट की है आपने? इसका आंसर आएगा ए पार्ट रियल एंड इक्वल। इसका आंसर आएगा ए पार्ट रियल एंड इक्वल। क्या दिक्कत हो रही है? क्यों आंसर रॉन्ग लग रहा है आपको? आंसर कुछ और था क्या? अपना माइक ऑन करो विजय, बोलो। विजय राय अपना माइक ऑन कीजिए। यस सर। हाँ विजय, क्या आंसर आ रहा है इसका? सर 4ac इज नॉट कम इक्वल टू द 0। क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। अरे बी की वैल्यू क्या है विजय, उसमें बताओ देख करके। ओ सॉरी सर, मैं वो पहले एक्स था इसीलिए गलत आ रहा है सर। अभी को मैं इसीलिए मैंने पूछा है पहले आपसे कि आप एबीसी की वैल्यू सही से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगला डाउट। नो नो सर। नेक्स्ट। मिड टर्म में कोई, मैंने कई बार बताया भी है कि कई बार क्वेश्चन में इधर उधर कर देता है। अगर आप ये सब गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? अगला कोई क्वेश्चन। मिड टर्म में कोई प्रॉब्लम? पेपर में गलत होने के डाउट कम है। इस बार मैंने 4 बार पेपर सॉल्व किया था आपका, 4 बार, तो बहुत कम चांसेस हैं कि पेपर में कुछ गलत हो या कहीं कुछ मिस प्रिंटेड हो, बहुत कम चांसेस हैं। नहीं, कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, कोई ऑप्शन भी गलत नहीं होगा किसी का भी। मैंने 4 बार चेक किया था पेपर इस बार, हर बार कुछ ना कुछ आ जा रहा था ना यार। और कुछ किसी का? और कुछ पक्का कुछ नहीं पूछना है अब?
वो फालतू के सवाल है सब। क्या मैं दूंगा ऑब्जेक्टिव में, क्या बना कर दूंगा? बहुत लंबे लंबे सवाल भी नहीं दे सकता। जो सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो 1 मिनट में सॉल्व हो सकते थे, 1 मिनट में। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है, ऑन एवरेज प्रैक्टिस भी है, तो आप 1 मिनट में, मुझे कोई ऐसा सवाल नहीं दिखाई दे रहा था जो बियॉन्ड 1 मिनट जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, तब हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, हो गया मिड टर्म के डाउट हो गया आपको? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसने 1 घंटे में पेपर खत्म कर दिया हो? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसने 1 घंटे में पेपर खत्म कर दिया हो? श्रेयांशु यादव कह रहे हैं कि उन्होंने 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया था। ओके, और मैं सही गलत से मतलब नहीं है। आपने आपने 50 क्वेश्चंस 1 घंटे में, कितने बच्चे थे जिन्होंने 50 क्वेश्चन 1 घंटे में अटेम्प्ट कर दिया था और सबमिट कर दिया था 1 घंटे में? ऑनेस्टली बताना। तृप्ति, मुझको ये बताइए, आप ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल आएंगी कि नहीं आएंगी? तृप्ति, आप ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल आएंगी कि नहीं आएंगी? तो तृप्ति, तुम अब ये सब स्कूल में मुझसे पूछना, तुमको बहुत प्रॉब्लम होती है इस तरह के क्वेश्चंस में। मैं इस टाइप की फैक्टराइजेशन कई बार बता चुका हूँ, यूट्यूब लेक्चर से लेकर के अब तक कई बार मैंने इस तरह के फैक्टराइजेशन बताए हैं। तो आप, मैं ज़रा देखूं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं एकदम आप अपने सामने आपसे सॉल्व कराऊंगा, मैं देखूं आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तब बेटर रहेगा। चलो, सो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th में, हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, बस इंट्रोडक्शन लेंगे। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सांख्यिकी। इनका नाम सुना है आपने? एस.एन. बोस का नाम सुना है किसी ने? कौन है श्रेया ये? मैंने गलत आदमी का नाम लिख दिया शायद। मैंने गलत आदमी का नाम लिख दिया। एस.एन. बोस का क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेशन है, फिजिक्स से रिलेशन ना। इंडियन मैथमेटिशियन, इंडियन साइंटिस्ट हैं ये। हाँ, बट मैंने शायद अब नाम गलत लिख लिया। मैं कुछ बताने जा रहा था। चलो किसी और के बारे में बात करते हैं।
इनका नाम सुना है? इनका स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है। एडविन हबल, इनका नाम सुना है? एडविन हबल। इनका नाम सुना है किसी ने? एडविन हबल? नहीं, ओके कोई बात नहीं। हबल टेलीस्कोप इनके नाम पे है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसीलिए मैंने पूरा नाम लिखा क्योंकि हबल टेलीस्कोप का नाम अक्सर न्यूज़ में आता रहता है। काफ़ी पुराना टेलीस्कोप है और आज तक वर्किंग कंडीशन में है और स्पेस में हमें बहुत यूनिक और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमेशा अर्थ पे सेंड करता रहता है। आप हबल टेलीस्कोप के बारे में ज़रूर गूगल कीजिएगा और एडविन हबल के बारे में भी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है भाई। अभी ये तो तुम लोग गूगल ही करके बता रहे हो। अमेरिकन ये ना जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कह रहे हैं, जो पूरा नाम बता रहे हैं, ये गूगल करके ही बता रहे हैं। नहीं भाई, ये इतना तो मुझे भी नहीं मालूम था कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है और इनका पूरा नाम भी आप लोगों ने बता दिया। चलो खैर, अगर आपको ये मालूम था तो अच्छी बात है। आपको मालूम है एडविन हबल ने काफ़ी लंबे टाइम तक काफ़ी लंबे टाइम तक कुछ रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए थे। स्पेस में कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करते, कोई भी दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करना, और काफ़ी सालों तक उन्होंने कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस की, ठीक है। दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस आज एकदम एग्जैक्टली इतने टाइम पर, आज की डेट में इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, कल फिर वो डिस्टेंस मेजर करना, अगले दिन, और काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक ये करना। और जब उन्होंने, ठीक है, ये मैन्युअली उन्होंने नहीं किया होगा, बहुत टेक्नोलॉजी तो यूज़ की ही होगी। और काफ़ी सालों की जब उन्होंने इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की, जब काफ़ी सालों तक उन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया, तो उन्होंने एक कंक्लूजन देखा, उन्होंने एक बड़ा अजीब सा पैटर्न देखा कि टाइम बढ़ने के साथ साथ दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो स्पेस में है वो बढ़ती हुई नजर आई उनको। स्लो रेट था लेकिन उन्हें डिस्टेंस बढ़ती हुई नजर आई। और एक और चीज़ उन्होंने नोट की कि जो दूर के पॉइंट्स, मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वर है और ये दो स्टार्स हैं, और ये दूर के दो स्टार्स हैं, काफ़ी दूर है ये। तो हबल ने ये भी देखा कि नज़दीक के जो पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही थी और दूर के जो पॉइंट्स थे उनके बीच की डिस्टेंस तेज़ी से बढ़ रही थी। नज़दीक के जो पॉइंट्स थे उनके बीच की डिस्टेंस स्लो रेट से बढ़ रही थी, जो दूर के पॉइंट्स थे उनके बीच की डिस्टेंस तेज़ी से बढ़ रही थी। तो एडविन हबल ने ये कहा था, सबसे पहले ये थ्योरी दी थी कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, कुछ इस तरह से। और जितनी दूर की चीजें हैं वो उतनी ही तेजी से एक्सपेंड कर रही हैं। आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये सबसे पहले एडविन हबल ने बताया था। तो हबल की जो थ्योरी का जो बेस था, हबल की जो थ्योरी का बेस था वो इस पर डिपेंड करता था, वो इस पर बेस्ड था जो उसने रेगुलर मेजरमेंट्स की थी, दो पॉइंट्स के बीच की, दो स्टार्स के बीच की, दो प्लैनेट्स के बीच की, जगह जगह। और वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी थी ना, उनको स्टडी किया गया, है ना, उनको स्टडी किया गया। हमारी कंट्री में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं। आपके स्कूल में जो रजिस्टर पर अटेंडेंस लग रही है, जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उसके लिए P, जो स्टूडेंट एब्सेंट है उसके लिए A,
वो भी इंफॉर्मेशन है कि कौन से दिन कौन सी क्लास का कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट था, कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट था, वो सब इंफॉर्मेशन होती हैं। अगर आपको दिखाई दे, मैं यहाँ पर अगर कुछ लिख दूँ जैसे 2 3 5 4 0, मैं पूछूं कि ये पांचों क्या है, ये सब क्या है, तो आप कहेंगे सर नंबर्स हैं मतलब। लेकिन मैं पूछूं कि नंबर्स तो हैं ठीक है, बट क्या है, तो आप कहोगे सर नंबर्स ही हैं। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि ये 5 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स हैं, 5 अलग अलग स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 5 कुछ भी, तो अब आप इसको महज एक ग्रुप ऑफ नंबर्स नहीं कहेंगे, अब आप इसको कहते हो डेटा। और डेटा इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है एक तरह से। तो अब तक हमारे लिए ये सिर्फ एक नंबर्स थे, लेकिन जैसे ही मैंने ये बता दिया कि ये किसी स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं, जैसे ही मैंने ये बता दिया कि ये किसी स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स हैं, अब इसको महज एक ग्रुप ऑफ नंबर्स कहना ठीक नहीं है, अब जो है ये डेटा कहलाएगा। अच्छा, जैसे अगर मैं कहूं कि you know अगर मैं कहूं कि ये क्या है, आप कहेंगे सर नंबर्स हैं। ठीक है नंबर्स हैं, लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि ये 5 अलग अलग लोगों की हाइट है सेंटीमीटर में, तो अब हम इसे डेटा कहेंगे। अगर मैं कहूं कि ये पी ए क्या है, तो आप कहेंगे सर पापा है। लेकिन मैं कहूं कि नहीं, ये 4 अलग अलग स्टूडेंट्स के प्रेजेंट और एब्सेंट रिकॉर्ड है, तो अब ये आप इसको कहोगे कि अब ये डाटा है। ये 4 अलग अलग स्टूडेंट के प्रेजेंट और एब्सेंट रिकॉर्ड हैं, तो आप कहोगे इसे अब कि ये डाटा है। तो डेटा एक्चुअली इंफॉर्मेशन होती है, और डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, कैरेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है, लेटर फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्टोरियल फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर फॉर्म में भी हो सकता है। मुझे कोई एक सुंदर एग्जाम्पल दीजिए जो आप सब अपने फ़ोन में यूज़ करते हो, सारे मोबाइल फ़ोन्स में होगा, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द फोन्स में ही होता है। मुझे कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बताइए जिसके पास पूरी दुनिया का पिक्टोरियल डेटा अवेलेबल है। मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसके पास पूरी दुनिया का पिक्टोरियल डेटा, गूगल नहीं, गूगल मैप्स बताओ भाई, गूगल मैप्स, गूगल नहीं, गूगल के पास तो हर तरह का डेटा अवेलेबल है। गूगल मैप, हाँ गूगल अर्थ भी बोल सकता है ना, गूगल मैप्स या गूगल अर्थ बोल सकता है। उसके पास पूरा पिक्टोरियल डेटा, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन पिक्टोरियल फॉर्म में है ना, पिक्टोरियल डेटा उसके पास पूरा का पूरा है ना। जनरली हम अपनी लोकेशन ऑन रखते हैं और गूगल को मालूम होता है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो आप यहाँ से यहाँ गए, ये गूगल को पता है। ठीक, तो अच्छा मुझे ये बताओ, आपकी गूगल फोन पर जो है ना सर्च एक्टिविटी, आप गूगल पर क्या क्या सर्च करते हो, ये भी डेटा सेव रहता है। अगर आपने अपना गूगल सर्च ऑफ नहीं कर रखा है सेटिंग्स में जा करके, ठीक है, तो गूगल आपकी हर सर्च एक्टिविटी को सेव रखता है। जब आप गूगल बॉक्स पे क्लिक करते होगे तो नीचे आपने जो सर्च किया है वो शो करता होगा। जब आप गूगल बॉक्स पे क्लिक करते होगे ना तो नीचे आपने जो सर्च किया वो शो करता होगा। अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब गूगल को मालूम है कि आपने पहले क्या क्या सर्च किया हुआ है। अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब गूगल को मालूम है, इसका मतलब गूगल वो डेटा सेव कर रहा है।
तो इसे हम कहते हैं लेटर डेटा, ये लेटर फॉर्म में डेटा। आपने जो कुछ भी वेयर इज चंद्रा पब्लिक स्कूल, अगर आपने ये सर्च किया तो गूगल ने इस बात को सेव कर रखा है। तो ये सब डेटा है, ये सब इंफॉर्मेशन है जो वो सेव रखता है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन। आप खुद सोचिए यूट्यूब पर कैसे, जब हम लोग यूट्यूब खोलते हैं तो एक ऑप्शन आता है ट्रेंडिंग का, आप लोग ज़रूर यूज़ करते होंगे कि इस समय यूट्यूब पर ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। यूट्यूब को कैसे मालूम होता है कि हाँ ये वीडियो या ये क्लिप सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना। कितने यूज़र्स उसको देख रहे हैं, कितने यूज़र्स उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। अगर किसी वीडियो को 5 मिलियन 10 मिलियन से ज़्यादा यूज़र सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो तुरंत ट्रेंडिंग में आ जाएगा, है ना। यूट्यूब ने, तो कहने का मतलब है कि गूगल है, यूट्यूब है, अलग अलग ऐप्स जो हैं वो ये ट्रैक करते हैं कि आप क्या सर्च कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको खाने में, अगर आप बार बार पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो गूगल को मालूम है कि आपको पिज़्ज़ा पसंद है। अगर आप अमेजन पर बार बार फ़ोन देख रहे हो तो गूगल को मालूम है कि ये बंदा फ़ोन में इंटरेस्टेड है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये सब इंफॉर्मेशन होती है और किसी ना किसी फॉर्मेट में होती है और स्टोर्ड रहती है, इसे हम डेटा कहते हैं, ठीक है। वैसे तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, मगर मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं इन सब चीज़ों के ऊपर, ताकि आपको थोड़ा एक अच्छा सा फील आ जाए कि हाँ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट। जब आपको मालूम है इंडिया में हर 10 साल पे पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, यस और नो? इंफॉर्मेशन इज पावर। हाँ, और 2021 में होने वाली है, मतलब नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन काउंटिंग भी होने वाली है ना। तो पॉपुलेशन काउंटिंग में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ये डिसाइड करती है, ध्यान दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ये डिसाइड करती है कि मुझको पूरे कंट्री का पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स चाहिए, कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, मुझे सब जानना है। तो उसने एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं सर्वे। क्या कहते हैं? सर्वे। सर्वे क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्वे शुरू किया और इसने सारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स से कहा कि भाई मुझको 3 महीने के अंदर अंदर अपने अपने स्टेट्स की पॉपुलेशन काउंट करके बताओ। जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, है ना। इसमें बाकी सारे 29 स्टेट्स हैं इस समय इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स को नोटिफिकेशन दे दी कि भाई अपने अपने स्टेट की पॉपुलेशन काउंट करके दो। अब स्टेट क्या करेगा? स्टेट अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कहेगा। मैं खाली यूपी का दिखा रहा हूँ, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मऊ, वाराणसी, अमरोहा, कुशीनगर, गाजीपुर, है ना, प्रतापगढ़, लखनऊ, है ना, ये अपने 75 जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सबको नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई इनको चाहिए था 3 महीने में। ये लोग कहेंगे इनसे कि भैया मुझको 2 महीने के अंदर अंदर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की सारी काउंटिंग करके दिखाओ। मऊ में डीएम के पास ऑर्डर आया। डीएम क्या करेगा? आपको मालूम है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील बनी होती है, हर डिस्ट्रिक्ट को भी पार्ट में डिवाइड, सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो मऊ में 4 तहसील है, आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, हो सकता है किसी को। अब बस ये समझ लीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट को कुछ पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मऊ में 4 तहसील है, एक घोसी है, मधुबन है ना, सदर तहसील है। तो यहाँ से जो डीएम होगा ना वो हर तहसील में बताएगा, तहसील नंबर 1, 2, 3, 4। तहसील नंबर 1 से कहेगा भाई मुझको 1 महीने में अपनी तहसील का सब काउंट करके दो। इसको कहेगा कि भाई 1-1 महीने में अपनी तहसील का पूरा काउंट करके दीजिए। अब तहसीलदार के पास जब आएगा ना तो तहसीलदार लोगों को अपॉइंट करेगा। हर ब्लॉक का, हर क्षेत्र का एक आदमी होता है। मुंशीपुरा मोहल्ले के लिए एक आदमी डिसाइड कर देगा।
गाजीपुर तिराहा के लिए एक है ना, चंद्रा पब्लिक वाले एरिया के लिए एक आदमी है ना, भीटी वाले एरिया के लिए एक आदमी, और ऐसे उन सबसे कहेगा कि 20 दिन के अंदर अंदर मुझको अपने अपने एरिया का काउंट करके दो। अब ये लोग भी अपने साथ हेल्पर रख सकते हैं, पॉपुलेशन काउंटिंग से मतलब है, ठीक है। अब देखिए, अरे यार इररिलेवेंट क्वेश्चन मत डाला करो, दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है ना, इररिलेवेंट क्वेश्चन मत डाला करो, ठीक है। अब देखो, ये सारी प्रोसेस, ये जो काउंटिंग करनी है, मेरे घर आकर के जो पूछ रहा है कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, मैं बताऊंगा कि हाँ भाई 4 लोग हैं। कौन कौन? मॉम, डैड, मैं और मेरी सिस्टर, ठीक है। तो उसमें वो लिखेगा कि कितने मेल्स हैं, ये भी पूछेगा, कितने फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, ये भी पूछेगा, कि बच्चे, डिपेंड करता है कि उनको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कही गई। 65 वर्ष से ऊपर कितने हैं, 5 वर्ष से नीचे के बच्चे कितने हैं, है ना, ये सब एजेस भी कलेक्ट की जाती हैं, एजेस भी काउंट की जाती हैं, इस इनकी एज क्या है, इनकी एज क्या है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म, ये नो। तो मैं, मुझसे जब ये पूछा जा रहा है कि भाई आपके घर में कितने कितने लोग हैं, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि यार ये सब कौन जानना चाहता है? तो कौन जानना चाहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको चाहिए। तो जिसको जिसको डेटा चाहिए होता है, ठीक है, ये खुद इतना बड़ा काम नहीं कर सकता था, इसलिए इसने स्टेट से कहा। स्टेट्स खुद इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट से कहा। डिस्ट्रिक्ट अकेले अपने पूरी मऊ की आबादी 15-20 लाख से कम नहीं होगी, इतने सारे लोगों को अकेला डीएम कैसे काउंट करवाएगा? तो उन्होंने तहसील में बांटा, तहसील वाले फिर डिवीजन करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ISI, इसको कुछ गलत मत समझ लेना, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ISI, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज भी है। अगर इसको सारे लोगों की काउंटिंग करनी है तो ये खुद पेन पेपर लेकर के निकल जाए, दिल्ली से शुरू करे, कितने साल लगाएगा? जब आप खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए और वो खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने निकले, तो उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। क्या कहते हैं उसको? प्राइमरी डेटा, अगर ये खुद कलेक्ट करने निकल रही है तो। लेकिन इसने क्या किया? इसने दूसरों को भेज दिया कि भाई आप कलेक्ट करके दीजिए। ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा, लेकिन इन्होंने खुद नहीं कलेक्ट किया, इन्होंने भेजा इनको। ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इसको कहेंगे टर्शियरी डेटा, ये भी खुद नहीं कलेक्ट किया, इन्होंने और आगे डिवाइड कर दिया। सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल डेटा कौन सा होता है? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, टर्शियरी डेटा, या आगे वाला? कौन सा सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल होगा? बिल्कुल, प्रिंसिपल सर ने कहा कि मुझे मुझे हर क्लास में मैथ्स में अच्छे स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए। प्रिंसिपल सर ने कहा कि मुझे हर क्लास में मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ में अच्छा होना और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स में अच्छा होना, ये दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। तो अगर प्रिंसिपल सर खुद पेन पेपर ले करके हर क्लास में ये मॉनिटर करें और खुद रिकॉर्ड कलेक्ट करें कि हाँ ये बंदा मैथ्स में अच्छा है, ये बंदा मैथ्स में अच्छा है, तो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल डेटा है और उसको हम प्राइमरी डेटा कहेंगे। लेकिन प्रिंसिपल सर ने ऐसा नहीं किया। प्रिंसिपल सर ने सारे क्लास टीचर से कहा कि आप मुझको अपने अपने क्लास के मैथ्स के अच्छे होनहार स्टूडेंट्स की लिस्ट दीजिए। क्लास टीचर अगर खुद कलेक्ट करता तो उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं, लेकिन क्लास टीचर ने ऐसा नहीं किया। क्लास टीचर ने क्या किया? क्लास टीचर ने अपने मैथ्स टीचर से कह दिया कि भाई आप मुझे अपनी क्लास के मैथमेटिक्स में अच्छे स्टूडेंट्स की लिस्ट कलेक्ट करके दीजिए। मैथ्स के टीचर ने भी ऐसा नहीं किया। मैथ्स के टीचर ने मॉनिटर से कहा या स्कूल में ही जाकर के कहा कि भाई मुझे पिछले साल के एग्ज़ाम का रिजल्ट चाहिए, सिंपल। और जिन भी स्टूडेंट के 90 से ज़्यादा नंबर थे उनको लिख करके निकाल करके लिस्ट पकड़ा दी। या उसने जितनों को जानता है कि हाँ ये मैथ्स में अच्छा, ये मैथ्स में अच्छा, कुछ एनालाइज नहीं किया, 4-5 बच्चों को 10 बच्चों का नाम लिख करके दे दिया। तो जो सब्जेक्ट टीचर कलेक्ट कर रहा है उसे टर्शियरी डेटा कहेंगे। और डेटा जितना दूर का सोर्स कलेक्ट करता है उतना वीक होता जाता है। क्या गारंटी है कि हमारे यहाँ कोई आकर के पूछ रहा है कि हाँ कितने लोग हैं? कई घरों में पूछा जाता है, कई घरों में नहीं भी पूछा जाता है, ऐसे ही अंदाज़ा लिख देते हैं कि हाँ इतने लोग होंगे। तो स्टैटिस्टिक्स कभी भी, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला रिजल्ट, स्टैटिस्टिक्स कभी भी परफेक्ट
प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, परफेक्शन नहीं आ सकती स्टैटिस्टिक्स में कभी, क्योंकि जो डेटा है हमारे पास वो कितना रिलायबल है, वो कितना ट्रस्टवर्दी है, ये हम नहीं बता सकते। उसमें अगर खामियां हैं तो हमारे पास, अगर हमको इन्फॉर्मेशन ही गलत मिली है तो उस इन्फॉर्मेशन से जो हम एनालाइज कर रहे हैं, जो आउटकम निकाल रहे हैं, वो भी गलत होगा या वो परफेक्ट नहीं होगा। तो यही वाली बात होती है, स्टैटिस्टिक्स कभी भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं निकाल करके देती, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो एस्टिमेट निकाल करके देती है वो बहुत हेल्पफुल होता है। मौसम विभाग कैसे बता देता है कि हाँ आने वाले 3 दिनों में बारिश काफी ज्यादा हो सकती है, आने वाले 15 दिनों में भयंकर ठंड पड़ सकती है? स्टैटिस्टिक्स देख करके वो सिचुएशन देखते हैं और ये एनालाइज करते हैं, स्पीड देखते हैं, किस डायरेक्शन में क्लाउड्स की मूवमेंट किस तरफ से जा रही है, वो किधर की किस एरिया में जा सकते हैं, वो कौन सा एरिया होगा जहां पर जाते जाते ये बरस जाएंगे, इस है ना 3-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले आ जाता है कि हाँ भाई आने वाले 1 हफ्ते दिक्कत कर सकते हैं, काफी पहले वो प्रेडिक्ट कर देते हैं। और वो ज्यादातर सही भी साबित होता है। ज्यादातर ये हो सकता है कि उन्होंने 3 दिन की प्रिडिक्शन की हो तो 2.5 दिन तक काफी ज्यादा बारिश हुई या 2 दिन तक काफी ज्यादा बारिश हुई, लेकिन उनकी प्रिडिक्शन सही होती है। तो स्टैटिस्टिक्स परफेक्शन तो नहीं देती, मगर जो एस्टिमेट देती है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स ना हो तो कोई भी इंफॉर्मेशन बेस्ड काम हो ही नहीं पाएगा। आप लोगों ने इसका नाम सुना है? एक ये होता है डेटा एनालिस्ट, इसका नाम सुना है? डेटा एनालिस्ट एक जॉब होती है। डेटा एनालिस्ट, इसका नाम सुना है? ये एक जॉब होती है जो डेटा को एनालाइज करता है। अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब अपने पास डेटा एनालाइज करने वालों को रखे रहते हैं, डेटा एनालिस्ट। ये एनालाइज किया जाता है कि किस रीजन में कौन सी चीज़ की सेलिंग ज़्यादा हो रही है, लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। क्या कभी आपने गौर किया है कि अगर आप अमेजन पर कोई चीज़ सर्च करते हो, मान लो कुछ भी, अगर आपने स्कूल बैग सर्च किया या आपने RD शर्मा या RS अग्रवाल सर्च की, तो आप गूगल पे कोई साइट खोलोगे ना तो आपको अमेजन का एडवर्टाइजमेंट दिखाता रहता है बीच बीच में, और जो आपने सर्च किया है ना वही एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। अगर आपने NCERT बुक सर्च की है तो आप गूगल पे कुछ और पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो, तो उस पर भी एडवर्टाइजमेंट आता है NCERT की बुक का, और अमेजन का ये एडवर्टाइजमेंट आएगा। अगर आपने, शायद आपने कभी ऐसा गौर ना किया हो, ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ऐसा होता है। वो आपकी इंफॉर्मेशन सेव रखते हैं और आपको कैटलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ अमेजन पर ये डील चल रही है, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको बार बार दिखेगा हर जगह, तो आपको लगेगा काफ़ी पॉपुलर है, खाली मैं नहीं सर्च कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, ये अच्छी किताब होगी, आप उसे खरीद लोगे। जबकि दुनिया नहीं सर्च कर रही है, आप ही उसको सर्च करो, वो बार बार आप ही को दिखा रहा है। तो ये डेटा एनालाइज करके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैनिपुलेशन भी किए जाते हैं। आप जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप होम डेकोर के सामानों में इंटरेस्टेड हैं, घर को सजाने वाली चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, किचन मटेरियल में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको वही सारी चीज़ें दिखाई देंगी। यूट्यूब पे आप जिस तरह के आर्टिकल, अगर आप अगर आप यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियोस सर्च करते हैं तो आपको ज़्यादातर वीडियोस कॉमेडी वाले ही शो करेंगे। तो डेटा कलेक्ट करके रखा जाता है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर कोई हमारी हॉबीज़ जानता है, अगर कोई मेरी पसंद नापसंद जानता है, मेरी लोकेशन जानता है, तो अच्छा भी है, हमें एक अच्छी सर्विस भी मिलती है इससे, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकता है। अपनी डेली लाइफ में मुझे कुछ स्टैटिस्टिक्स के एग्जांपल दीजिए जहां डेटा कलेक्ट होते आप देखते हैं। अपनी डेली लाइफ में मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल दीजिए जहां आप डेटा कलेक्ट होते देखते हैं डेली लाइफ में। डेली लाइफ में अटेंडेंस, चलो अटेंडेंस तो मैंने बता दिया था, और मार्क्स, बिल्कुल मार्क्स भी जो आपको कॉपी पर मिलते हैं वो डेटा होता है। और
मार्क्स के अलावा और बिल्कुल बिलिंग, बिलिंग जितनी भी तरह की बिलिंग है दुकान पर, दूध की, बिजली की, फोन की, ये सब भी डेटा होता है। ठीक है, बिलिंग 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 हो गया, हर तरह का बिल हो गया। और आप रोज सुबह 6 बजे स्कूल के लिए अगर निकल रहे हो और शाम को 3:30 बजे घर आ रहे हैं तो ये भी एक डेटा है। अगर रोज सुबह 6:45 और 5:45 पर सूरज निकल जाता है और शाम को 5:30 बजे 6:30 बजे सनसेट हो जा रहा है तो ये भी एक तरह का डेटा है। अगर ठीक 1:05 पर रोज बिजली कट जा रही है तो ये भी एक तरह की इंफॉर्मेशन है। हमारे आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका जो रोज रेगुलर शेड्यूल है क्लासेस का, वो भी एक तरह का डेटा है। जो आपको टेबल बना करके चंद्रा पब्लिक स्कूल ने दिए कि ये टाइम पर आपकी ये क्लासेस चलेंगी, वो भी एक तरह का डेटा है। सारी इंफॉर्मेशन है। बस अगर आप उसका बैकग्राउंड जानते हैं तो वो आपके लिए काम की हो सकती है। अगर आप उसका बैकग्राउंड नहीं जानते हैं तो आपके लिए काम की नहीं हो सकती है ना। ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ नंबर हो सकता है। और सबसे ज्यादा मजेदार तब होता है जब मैं कॉमा लगा लगा के लिख देता। मैं आपसे पूछता कि ये क्या है तो आप कहेंगे नंबर्स हैं सर। आप शायद इसमें कोई पैटर्न भी ढूंढते, फिर मैं बता देता कि ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो जैसे ही मैंने बता दिया कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो वैसे ही वो इन्फॉर्मेशन हो गई और वो आपके लिए काम की हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। और जब वो इन्फॉर्मेशन है तब आप उसको डेटा कहोगे। जब आपको इसका बैकग्राउंड नहीं मालूम है कि ये क्या है, तब तक आप उसको डेटा नहीं बुलाते हो। ये हमारे लिए ग्रुप ऑफ नंबर्स है, लेकिन मैंने बता दिया कि ये मेरा फोन नंबर है या किसी का भी फोन नंबर है तो ये आपके लिए काम का है, तब आप इसको डेटा बुलाते हो। डेटा 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, टर्शियरी डेटा। इसके आगे भी हो सकता है मगर उसका कोई मतलब नहीं, इसीलिए उनको डिफाइन नहीं किया गया। सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी डेटा प्राइमरी डेटा होता है। सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी जो है वो प्राइमरी डेटा होता है। आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? टाइम ऑफ एनी प्रोग्राम, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर और बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स पर। ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब डेटा जो कलेक्शन है ना, वो कई तरह से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं और मुझे उनके मार्क्स देखने हैं आउट ऑफ 50। तो ठीक है सर, ये आपके 5 स्टूडेंट्स हैं और उन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। हो गया सर। फिर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो गए, तो 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे लिखने पड़ेंगे। 100 स्टूडेंट्स हो गए, 1000 बच्चे हो गए। चंद्रा पब्लिक स्कूल को हर बच्चे का अगर मार्क्स काउंट करना है, रिकॉर्ड करना है, लिस्ट करना है, तब डेटा को ऐसे लिखना बहुत टिपिकल हो जाता है। ऐसे लिखना, इसको कहते हैं रॉ डेटा, कच्चे आंकड़े। डाटा मतलब आंकड़े, आंकड़ा, हिंदी में कहते हैं आंकड़ा। इसको कहते हैं रॉ डेटा। अगर आपने बस ऐसे ही मुझसे कहा गया कि हर बच्चे की हाइट पूछिए, मैंने कहा भाई तुम्हारी हाइट क्या है, मुझसे कहा गया हर बच्चे की एज पूछिए, मैंने कहा भाई तुम्हारी एज क्या है, लिख दिया। मैंने पूछा भाई तुम्हारी एज क्या है, उसने कहा सर 16, किसी ने कहा सर मेरी 14, किसी ने कहा सर मेरी 15, किसी ने कहा सर 14, 16, 15, ऐसे करके। तो ये रॉ डेटा है। आप ऐसे ही सबसे पूछते चले जा रहे हो और सबका इन्फॉर्मेशन लिखते चले जा रहे हो। इसको हम कहते हैं रॉ डेटा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है इन्फॉर्मेशन, जब बहुत ज़्यादा हो, आपको मालूम हो कि डेटा की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तब हम डेटा को क्या करते हैं? तब हम डेटा को करते हैं इनलिस्ट। तब हम डेटा को इनलिस्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, मेरी बात सुनिए। मान लीजिए मुझसे कहा गया कि भाई अपनी क्लास में हर बच्चों की एज पूछिए। मैंने सबसे पूछा कि भाई सबकी एज मैंने लिखी।
मैंने कहा भाई तुम्हारी एज क्या है? उसने कहा सर 14। दूसरे से भाई तुम्हारी 15, 16, 17, 15, 16, 17, 15, 16। ऑन एन एवरेज यही एज होगी। क्लास 10th में स्टूडेंट्स की लगभग यही एज होती है, 14 से 17, 15 से 17, 15, 16, 17, 15, 16, 17, यही एज होती है। तो मैं जब जब बच्चों से पूछ रहा हूँ कि भाई आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या है, तो यही एज आ रही होगी, 15, 16, 17, 15, 16, 17, यही एज आ रही होगी ऑन एन एवरेज, है ना। 50 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं क्लास 10th में, मेरे पास दुनिया भर के नंबर्स हैं, 15, कहीं 16, 16, 16, 16, 15, 17, खूब सारे नंबर्स हैं, है ना। कोई 18 भी कह दिया, ऐसे बड़ा कंफ्यूजन होगा। और बहुत लंबा चौड़ा अगर ऐसा डाटा हो हमारे पास, बड़ा बहुत सारे नंबर्स हैं। इन इस तरह से जब डेटा की लेंथ ज़्यादा हो तो उसको रॉ स्ट्रक्चर में रॉ स्ट्रक्चर देना, उसको रॉ डेटा फॉर्म में लिखना ठीक नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हमने देखा कि 3 ही तरह के नंबर आ रहे हैं, 15, 16, 17। हमने देखा 3 ही तरह के नंबर आ रहे हैं, इसको भी 15 ही कर लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, 15 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 15 एज वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 साल वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने देख लिया कि ठीक है भाई 40 बच्चे 15 साल वाले। मैंने देखा कि 16 साल वाले कितने बच्चे हैं, कि भाई है ना 73 स्टूडेंट 16 ईयर्स के हैं। मैंने देखा भाई 17 ईयर वाले कितने बच्चे हैं, तो देखा भाई 22। इस तरीके से कुछ मैंने काउंट कर लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये उनकी एज। मतलब 40 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 15 है, 73 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 16 है, 22 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 17 है ईयर्स। अब मुझको ये बताओ, ये तो मैंने डेटा को एक टेबल बना के इनलिस्ट कर दिया। डेटा जो रॉ, जब इसको हम रॉ फॉर्म में लिखेंगे, जब रॉ डेटा ये लिखा गया होगा कहीं पर भी, जब ये रॉ डेटा लिखा गया होगा कहीं पर भी, तो डेटा में ये 15, 16, 17 रहा होगा या 40, 73, 22 रहा होगा। डेटा में क्या रहा होगा, जब मैं रॉ डेटा इसका जब मैं रॉ डेटा देखूंगा तो उस रॉ डेटा में कौन से नंबर्स दिखाई देंगे, 40, 73, 22 या 15, 16, 17। हाँ, जब इस तरह से लिखा होता है ना तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डेटा है भाई साहब, ये वाला जो कॉलम है ये डेटा है, ये वाला जो कॉलम है ये डेटा है हमारा, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस है ना, ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं। और इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 15 ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, 40। 15 एज वाले कितने बच्चे हैं, 40। मतलब मेरे रॉ डाटा में 15 कितनी बार आया होगा, 40 बार आया होगा। मैंने पूछा होगा रैंडमली, भाई तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी एज है। फिर मैंने सबका काउंट किया कि 15 साल वाले कितने बच्चे हैं, 15 कितनी बार लिखा है डेटा में, तो 15 40 बार लिखा है। तो 15 की फ्रीक्वेंसी, वो कितनी, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं बारंबारता, बारंबार कितनी बार वो आ रहा है। तो 15 कितनी बार आ रहा है, 40 बार आ रहा है। तो 15 की फ्रीक्वेंसी हम क्या बताते हैं, 40। 16 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 16 कितनी बार है डेटा में हमारे, 73 बार है सर। 16 16 16 16 हमने काउंट किया, 73 बच्चे ऐसे हैं जिनकी, तो डेटा में 16 कितनी बार लिखा है, 73 बार लिखा है। 17 कितनी बार लिखा है, 22 बार लिखा है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं। ये सब पहले पढ़ा हुआ है, आपका 9th में भी पढ़ा है आप लोगों ने, मैं बस ऐसे ही कथा सुना रहा हूं। ये सब आपका पढ़ा हुआ है, मैं बस ऐसे ही कथा सुना रहा हूं, सुन लो। इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो सोचते हैं कि ये वाला डेटा में ये है या डेटा में ये है, डेटा में ये है भाई, और इसकी फ्रीक्वेंसी 40 है। 15 कितनी बार आया होगा, 15 15 15 15 डेटा में कितनी बार लिखा होगा, 40 बार लिखा होगा। 15 की फ्रीक्वेंसी 40 लिखी होगी। 16 डेटा में 16 16 16 16 कितनी बार लिखा होगा, 73 बार लिखा होगा। तो 16 की फ्रीक्वेंसी 73 है। उल्टा मत समझ जाइएगा इसे, ये सब समझना जरूरी है, तभी तो आप समझ पाएंगे।
अच्छा, स्कूल से कहा गया, स्कूल से कहा गया कि भाई यू नो स्कूल ने कहा कि मुझे सारे बच्चों के नंबर चाहिए। एक एक कॉमन टेस्ट हुआ, क्लास 9th to 12th स्टूडेंट्स का एक कॉमन मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ। स्कूल ने ये डिसाइड किया कि हम देखें कि 9 से 12 के बच्चे मैथमेटिक्स में क्या मिनिमम लर्निंग लेवल रखते हैं, उनकी मैथमेटिकल लर्निंग लेवल मिनिमम कितनी है। तो उन्होंने एक कॉमन पेपर बनाया 9 से 12 के सारे बच्चों के लिए, एक कॉमन पेपर बनाया, या ये कह लो कि 9 से 10 के बच्चों के लिए बनाया या 9 से 12 के बच्चों के लिए बनाया। और 9 से 12 में कितने बच्चे हो जाएंगे सीपीएस में? 50, 200, 200, 500 बच्चे मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, 500 स्टूडेंट्स 9th से 12th। और स्कूल एक सर्वे करना चाहता है, सर्वे याद है ना, सर्वे, स्कूल एक डेटा कलेक्ट करना चाहता है, ये जानना चाहता है कि मेरे यहाँ 9 से 12 के बच्चों की मिनिमम लर्निंग लेवल क्या है मैथमेटिक्स में। तो उन्होंने अपने सारे मैथमेटिक्स फैकल्टी को बुलाई, 9 वाले के भी, 9 वाले टीचर्स को भी, 10 वाले टीचर्स को भी, 11 बार, और उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से एक कॉमन पेपर बनाइए 9 से 12 के बच्चों का। और उसमें कैसे सवाल रहेंगे? बुक से सवाल नहीं रहेंगे, कॉमन सेंस और लॉजिक पर बेस्ड सवाल रहेंगे। प्रिंसिपल सर ये जानना चाहते हैं कि बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक बच्चा कितना यूज कर पा रहा है, उसकी वो दिमाग कितना चला लेता है। फॉर्मूला हमको मालूम है तो क्वेश्चन तो कई बच्चे लगा देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मैथ्स अच्छी है, आप दिमाग कितना लगा लेते हो। तो उन्होंने कहा कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन कुछ रखिए, और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे 9 से 12 के बच्चे लॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं। तो एक पेपर कराया गया 50 मार्क्स का, एक पेपर कराया गया 50 मार्क्स का, और हर बच्चे का नंबर नोट किया गया। टेस्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव पेपर था, सबके क्वेश्चन। पहले का नंबर 10 आया, दूसरे का नंबर 43 आया, एक का नंबर 42 आया, एक का नंबर 37 आया, ऐसे ऐसे करके। तो मतलब 0 से लेकर के 50 तक के सारे डाटा रहेंगे, सारे नंबर रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह है नहीं, डेसिमल वगैरह में आ नहीं सकता। तो 0 भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे करके 50 तक। तो 500 ऑब्जर्वेशन मिलेगी आपको, क्योंकि कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है? 500 बच्चों ने टेस्ट दिया है, 9 से 12 के 500 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है। और आपके पास रॉ डेटा में अगर लिखोगे, रॉ डेटा में, तो आपके पास 500 ऑब्जर्वेशंस हैं। मतलब कमरे की दीवारों पे लिख दूं तो शायद कम पड़ जाए। 500 ऑब्जर्वेशंस हैं, हर बच्चे का आपके पास नंबर है। इसने ये 13 नंबर पाया है, ये 24 नंबर पाया है, ये 27 नंबर पाया है, व्हाटएवर। अब अगर आप इसको लिस्ट भी करना चाहते हो, ध्यान दो, 500 बच्चे हो सकते हैं, 5000 बच्चे हो सकते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम निकालना चाहें कि 9 से 12 के बच्चों की एक मिनिमम लर्निंग लेवल क्या है मऊ में, आप समझ रहे हो, एक स्कूल में 500 बच्चे, हो सकता है 5000 10,000 बच्चे हो जाएं खाली 9 से 12 वाले, है ना। तो ऐसे डेटा के लिए क्या करते हैं, अगर आप सोचे कि सर 0 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे 0 नंबर पा गए। 1 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? तो सर 13 बच्चे 1 नंबर पाए। 2 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? 7। 3 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? 2। 4 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? 11। ऐसे ऐसे करके बढ़ता चलेगा। कितनी रोज बनेंगी? 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, कितनी रोज बनेंगी बता दीजिए? 51 भैया। 500 कहां से बन जाएगी शांभवी? 50 भी नहीं बनेगा, 0 को भी तो इंक्लूड करना है। कितने नंबर का पेपर था? 50 नंबर का। आप लोग फिर कंफ्यूज हो गए, इसीलिए मैं समझा रहा था। आप लोगों ने सोचा कि हम कलेक्ट क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम स्टूडेंट नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, हम उसके मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं। हम उसका मार्क, भाई तुम्हारे नंबर कितने है, तुम्हारे नंबर कितना है, हम डेटा क्या लिख रहे हैं, हम मार्क्स लिख रहे हैं, मार्क्स। तो मार्क्स 0 से 50 के बीच में कुछ होगा ना। कितनी रोज बनेंगी? एक रो 0 की, एक रो 1 की, एक रो 2 की, एक रो 3 की, एक रो 4 की, ऐसे करके 50, 51 रोज बनेंगी, 1 से 50 तक, और एक ये 0, 51 रोज बनेंगी, 51 रोज बनेंगी, 51 रोज। आपको मालूम है
रॉ डेटा तो सर लंबा था, रॉ डेटा तो हमारा लंबा था, 500 ऑब्जर्वेशन कमरे की दीवार भरी हुई है, फिर हमने इसको लिस्ट किया, ये भी बहुत लंबी है। कॉपी के एक पेज में कितनी रो बनी होती है मालूम है? 20 के आसपास, ऑन एन एवरेज 20। और अगर 51 रो है तो मुझको 2.5 पेज लग जाएगा इस डेटा को, मुझे 2.5 पेज लगेंगे। इस डेटा को अगर मैं कॉपी पे भी लिखूं, 0 नंबर वाले पाने वाले कितने स्टूडेंट है, 1 नंबर पाने वाले, तो मुझको 2.5 पेज लग जाएंगे ऑन एन एवरेज। एक पेज पर अगर मेरे यहाँ 20 रो बनी हुई हैं तो मुझे 2.5 पेज लगेंगे। तो जब डेटा बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, बहुत फैला हुआ रहता है ना, तो एनालाइज नहीं हो पाता, आपको दिखता नहीं। तो हमने क्या किया, हमने किया डेटा की ग्रुपिंग। हमने की डेटा की ग्रुपिंग। हमने कहा सर ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे बहुत लंबा चला जा रहा है डेटा, हम ऐसे लिखेंगे। 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, या 9 लिख लो, 9। 0 से 9 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? तो ये 0 वाला भी, ये 1 नंबर वाले कितने, ये 2 नंबर वाले कितने, ये 3 नंबर वाले कितने, ये 4 नंबर वाले कितने, ये सब काउंट हो जाएंगे। हमने देखा कि 100 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 9 नंबर तक पाए। हमने देखा 10 से 19 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो इसमें 10 नंबर पाने वाले सारे बच्चे काउंट होंगे, 11 नंबर पाने वाले सारे बच्चे काउंट होंगे, 12 नंबर पाने वाले सारे बच्चे काउंट होंगे, इस तरीके से। है ना? 10 नंबर पाने वाले, 11 नंबर, इस तरीके से सारे बच्चे काउंट होंगे। तो हमने देखा कि 10 से 19 के बीच में नंबर पाने वाले 50 बच्चे, 20 से 29 के बीच नंबर पाने वाले 200 बच्चे, मैं ऐसे ही ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। 30 से 39 नंबर के बीच पाने वाले 50 बच्चे, 75 बच्चे हैं और 40 से 49 के बीच पाने वाले, 40 से 49 के बीच पाने वाले कितने बच्चे हैं? 200, 300, 425, 50 बच्चे। और 50 से 59 के बीच पाने वाले कितने हैं? तो 50 से 59 के बीच ये बना तो दिया है मैंने, एक रो बना दिया है 50 से 59 का, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही नंबर है, कौन सा? 50, क्योंकि 51 नंबर का तो टेस्ट था ही नहीं। 51 नंबर कोई बच्चा पाया होगा? नहीं। 52 नंबर? नहीं। 53 नंबर? 51 नंबर वाले कितने स्टूडेंट होंगे? 0। 52 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट होंगे? 0। 59 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट होंगे? 0। 50 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 25। 200, 300, 400, 500, टोटल कितने बच्चे हो गए सर? 500। 500 बच्चों में से 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है, 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40 से 49। तो हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये क्लास कैसी है, हमारे यहाँ मिनिमम लर्निंग लेवल क्या है 9 से 12 के बच्चों का। हम एक एनालाइज कर सकते हैं। मेरे यहाँ मैथमेटिक्स, अगर मिनिमम लर्निंग लेवल खराब जा रहा है, समझो बात को, अगर मिनिमम लर्निंग बच्चे लॉजिकली स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये एनालाइज किया जाएगा कि 9 वाले बच्चों के अलग अलग क्लास वाइज, नाइन्थ में एवरेज मार्क्स क्या हैं, 10th में एवरेज मार्क्स क्या हैं, 11th में क्या हैं, कहाँ कमी हो रही है, कहाँ बच्चे लॉजिकली बिगड़ जा रहे हैं। अगर 9th में बच्चों की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, 10th में बच्चों की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और 11th में आने के बाद बच्चों की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कम पड़ रही है, तो इसका मतलब 11th में या तो पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही, या 11th के सिलेबस में प्रॉब्लम है, या बच्चे 11th में ढंग से पढ़ नहीं रहे, है ना। ये प्रॉब्लम डिटेक्ट की जा सकती है कि क्या दिक्कत क्या हो रही है, कहाँ बच्चे लॉजिकली वीक पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक डेटा एनालाइज जो है, डेटा एनालिस्ट जो है, वो काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन निकाले जा सकती है डेटा एनालाइज करके, ठीक है, सर्वे से, यू नो। इसको हम कहते हैं डेटा की ग्रुपिंग, ग्रुप्ड डेटा, इसको हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। और ये कहते हैं क्लास इंटरवल। आप लोगों ने पढ़ा है ये सब, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। हिस्टोग्राम बनाया आप लोगों ने, याद है हिस्टोग्राम बनाया होगा आप लोगों ने, बार ग्राफ बनाया होगा इस तरीके से, ठीक है। ये इसको कहते हैं क्लास इंटरवल, और इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सारे बच्चे यहां ध्यान दीजिए, मुझको ये बताइए, जो रॉ डेटा था, रॉ डेटा, इस टेबल का जो रॉ डेटा था, उसमें इसमें डेटा कौन सा है? पहले कॉलम वाले ये एलिमेंट्स डेटा है, या ये डेटा है? डेटा कौन सा है? पहले कॉलम वाले एलिमेंट डेटा है, या दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट्स डेटा है? बता दो।
देखो मेरे इतने समझाने के बाद भी आप गलत बता रहे हो। फ्रीक्वेंसी डेटा थोड़े होती है भाई साहब, ये डेटा थोड़े है। आप क्या कलेक्ट कर रहे थे? ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप क्या कलेक्ट कर रहे थे? मार्क्स कलेक्ट कर रहे थे। आप सोचो कि मैं ये जो टेबल बनी है, हमारा इंफॉर्मेशन क्या है? हम कौन सी इंफॉर्मेशन, हमने एक बच्चे को खड़ा किया, भाई तुम खड़े हो जाओ, क्या पूछ रहे हैं आप उससे? आप पूछ रहे हो तुम्हारे टेस्ट में नंबर कितने आए। नंबर ये है 100, 100 नंबर है। 50 नंबर, 0 नंबर था, 1 नंबर था, 2 नंबर था, 3 नंबर था। 0 से 9 नंबर पाने वाले कितने बच्चे थे? 100। ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 0 से 9 नंबर पाने वाले 100 बच्चे हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ये डेटा नहीं है, डेटा ये है भाई साहब। 0 से मैंने तुमसे पूछा भाई तुम्हारे नंबर कितने, उसने बताया सर 0 पाया हूं मैं। तुम्हारे नंबर कितने, उसने बताया भाई सर मैं 9 पाया हूं। तुम्हारे कितने? भाई सर मैं 8 पाया हूं। मार्क्स कलेक्ट कर रहा हूं मैं, ये डेटा है हमारा, ये तो उनकी फ्रीक्वेंसी है। समझ में आई बात? समझ में आ रही है बात? ये इंफॉर्मेशन है हमारी, हम ये नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, ये तो हमने काउंट किया है, ये तो हमने काउंट किया है। हम कलेक्ट ये कर रहे थे भैया, ये कलेक्ट कर रहे थे हम। और उसके बाद हमने देखा कि हमने ग्रुप कर दिया कि 0 से 9 तक, 0 से 9 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं। इसमें 0 नंबर पाने वाले भी सारे बच्चे काउंट हुए होंगे, 1 नंबर पाने वाला भी सारा बच्चा काउंट हुआ होगा, 2 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, 9 नंबर वाले, सारे बच्चे काउंट हो गए। टोटल हमने काउंट किया 100। 100 डेटा में कहीं नहीं लिखा रहेगा। आपके पास रॉ डेटा रहेगा तो उसमें 100 थोड़ी लिखा रहेगा, उसमें क्या लिखा रहेगा? 0 1 2 3 4 5 6, ये सब लिखा रहेगा। ये डेटा है हमारा। तो बहुत अच्छे से ये सब समझा करो। ये सब गड़बड़ होती है, इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। ये सब गड़बड़ होती है, बच्चों को नहीं मालूम होता है। वो बार ग्राफ बनाना जानते हैं, वो हिस्टोग्राम बनाना जानते हैं, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते हैं कि क्या है, किस काम की होती है, ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, क्यों होती है, क्यों ऐसे बनाते हैं, रॉ डेटा क्या होता है, कुछ नहीं जानते हो आप लोग। गिने चुने स्टूडेंट्स होंगे जो बुक अगर रीडिंग किए होंगे अच्छे से तो शायद इंटरेस्ट, स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट आया होगा, वरना ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स एक बड़ा आसान सा चैप्टर होता है जो एग्जाम में नंबर अच्छे मिल जाते हैं इससे। इतना ही जानते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ग्रुप्ड डेटा दो तरह का होता है, किसी को याद है? किसी को याद है? ग्रुप्ड डेटा, ग्रुपिंग दो तरह से होती है। क्या किसी को नाम याद है? कौन कौन सी? कोई अपना माइक्रोफोन ऑन करके बोलेगा? एनीवन? डेटा की ग्रुपिंग दो तरह से होती है। ये देखिए, प्रांजल ने आंसर दे दिया है। एक इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सब पढ़ा है आप लोगों ने 9th में। इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासेस एंड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासेस, ये दोनों आप लोगों ने पढ़ रखा है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है 9th में कि इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा है। तो आप सभी बच्चे, अगर आपको कहीं बुक में नाम मिले ना 9th, कुछ ज़्यादा किताब, तो आप गूगल कर लेना सीधे सीधे सिंपली कि व्हाट इज इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। एग्जाम्पल देखना और मुझे कल ये बताना कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई या नहीं समझ में आ गई। अगर आप कहेंगे सर नहीं समझ में आई तो मैं इसके ऊपर एक डिस्कशन दे दूंगा 10 मिनट। अगर आप कहोगे नहीं सर समझ में आ गई तो हम लोग आगे की चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, और हमारे चारों ओर स्टैटिस्टिक्स कितनी ज़्यादा है ना। स्टैटिस्टिक्स है क्या, हमारे चारों ओर किस तरीके से है, डेटा क्या होता है, कब किसी स्ट्रक्चर को डेटा कहेंगे, है ना, ये सब हम लोगों ने देखा।
प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, टर्शरी डेटा क्या है, डेटा को इनलिस्ट कैसे किया जाता है, एक रॉ डेटा पढ़ा हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पढ़ा हम लोगों ने, ग्रुपिंग ऑफ डेटा पढ़ा हम लोगों ने, डेटा कौन सा होता है, ये डेटा है कि ये डेटा है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, क्लास इंटरवल किसे कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ये लोअर लिमिट है, ये पहली क्लास की लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये दूसरी क्लास की लोअर लिमिट अपर लिमिट, थर्ड क्लास की लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 29, सब पढ़ा है आप लोगों ने। क्लास लेंथ कितनी है 10 की, क्लास लेंथ कितनी है 10 की, सब पढ़ा हुआ है आपका। ग्रुपिंग दो तरह की होती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, और ये आप गूगल करके पढ़ेंगे, सिंपली गूगल कर लेना, एग्जाम्पल देखना और मुझे कल बताना कि समझ में आया कि नहीं। इसके आगे स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कल बात करेंगे। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप आपको सब बातें समझ में आई हो। थैंक यू वेरी मच। टाटास। कॉन्टिन्यूअस डेटा की बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, कॉन्टिन्यूअस डेटा की ही बात कर रहा हूँ सत्यम। इंक्लूसिव को डिसकंटिन्यूअस डेटा कहते हैं और एक्सक्लूसिव को कॉन्टिन्यूअस डेटा कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़े हैं सत्यम भारद्वाज। बाय बाय। आज आप लोगों की क्लास बहुत लंबी चली गई, पता नहीं तुम लोग कितना बोर हो गए हो।